नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अब एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये लास्ट हमारा रिवीजन का वीडियो है। कल हमने एक वीडियो बताया था और ये आज सेकेंड वीडियो है। ये वीडियो मोस्टली आपका 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है और क्विक रिवीजन है। फास्ट चलेंगे तो इतना टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। हमने अब तक जितना भी आपको पढ़ाया इसका आज रिवीजन है, कर लीजिएगा। आज के बाद कोई भी रिवीजन की वीडियो नहीं आएगी एसएससी एमटीएस के ऊपर। 5 दिन जो गैप बच रहा है 2 मई के बीच में और आज के समय को जोड़ ले तो जो 5 दिन गैप बच रहा है तो आपको 5 प्रैक्टिस सेट की वीडियो और मिल जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट हम एनालिसिस कराएंगे एमटीएस का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय संविधान का दर्जा दिया गया था। देखिए, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश था ही, लेकिन जो है ऑफिशियली जो है राजधानी भी था, लेकिन दर्जा प्राप्त नहीं था। जैसे आपने सुना होगा कि एसबीआई की स्थापना तो 1955 में ही हो गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा बाद में मिला। तो उसी प्रकार से इसे भी समझ लेते हैं। तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में इस प्रकार का एक मतलब दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दिल्ली से पहले राजधानी इंडिया का कलकत्ता हुआ करता था, ये बात आपको भी ज्ञात होगा। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन जो मतदान की उम्र की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, जो अभी भी 18 वर्ष है इंडिया में इलेक्शन करने का उम्र। इसके अलावा जो 52वां संविधान संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है, इसकी ईस्वी भी पूछी जाती है, 1985 में हुआ था। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन है जो शिक्षा से संबंधित है, ये तो आपका 2002 में हुआ था। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है, और जीएसटी भारत में 2017 में वित्तीय ईयर यानी 1 जुलाई 2017 को लगा था, है ना। इसके अलावा देखिए, वित्तीय ईयर का बात यहाँ पे आया है तो वित्तीय ईयर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आरबीआई की वित्तीय ईयर होती है जो 1 जुलाई कोई भी ईयर से उस अगले साल के 30 जून उसके अगले ईस्वी तक जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और जो भारत सरकार की वित्तीय ईयर होता है ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उससे अगले साल का 31 मार्च तक। ठीक है, तो 2 प्रकार के वित्तीय ईयर होते हैं। अगर आरबीआई के रिलेशन में पूछता है तो आपको 1 जुलाई से बताना होगा, है ना। 102वां संविधान संशोधन जो है ये ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं 10% की आरक्षण प्रदान किए गए हैं इनको। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन जो है ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है। जो पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के सदस्य गवर्नर के द्वारा डिप्यूट किए जाते थे, इस प्रकार के जो सिस्टम को है समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अधीन है। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सबसे पहले मैक्सिमम लोन की राशि कितनी है, तो मैक्सिमम लोन की राशि जो है ये 10 लाख रुपया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है सीएचएसएल में। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें अधिकतम लोन की राशि कितनी है, तो 10 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आपका किस मंत्रालय के अंदर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर जो है ये आपका योजना कार्य करता है। नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, 2015 में हुई थी। 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा लोन मुहैया कराया जाता है। और कितने किए जाते हैं, 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम, इससे कम भी हो जाता है। ठीक है, इस योजना से संबंधित पोर्टल उदय मित्र है। जो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को संभालने या इसका लेखा जोखा रखने वाला जो पोर्टल है ये आपका उदय मित्र है, तो उदय मित्र पोर्टल भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का है। देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने कराया है, क्विक रिवीजन है। प्रशांत महासागर का आकार जो है ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्त के जैसा है प्रशांत महासागर का आकार। ठीक है, हिंद महासागर का आकार जो है ये त्रिभुजाकार है ना, डेल्टा के जैसे है, त्रिभुजाकार है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के अक्षर एस है, चूंकि ग्लोब पे दोनों साइड है इस प्रकार से। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो अंग्रेजी के अक्षर 8 जैसे भी हो जाएंगे, तो एस या 8 आप कह सकते हैं अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रशांत महासागर और आपका जो है आर्कटिक महासागर ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, बेरिंग जलडमरू मध्य से। 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है, बेरिंग जलडमरू मध्य किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करता है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अलास्का को भी अलग करता है जगह और देश और क्षेत्र के हिसाब से, और महासागर के हिसाब से किसे जोड़ते हैं, आर्कटिक महासागर को। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा मरियाना खाई या इसे ही टेस्सा अरोरा भी कहा जाता है, तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त है, वहां पे स्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक गहराई वाली स्थल है। इसकी टोटल गहराई 11,033 मीटर, एनसीईआरटी किताब लिखता है, कहीं कहीं 11,020 मीटर भी लिखते हैं। तो आप मान के चलेंगे कि 11,000 मीटर जो है इनका गहराई है लगभग, औसत किसका, मरियाना खाई का, जो इस सृष्टि में सबसे गहराई वाली स्थल है। साथ ही साथ जो प्रशांत महासागर है ये सबसे गहरी महासागर के साथ साथ सबसे बड़ी महासागर है, और इसी की विशेषता है आपका अल-नीनो जो है जलधारा को गर्म रखने का काम करता है। अल-नीनो एक घटना होती है, और ला-नीनो जो है जल को ठंडा कर देती है। तो ये दोनों ही प्रकार की घटना कहाँ घटित होती है, तो प्रशांत महासागर में घटना घटित होती है। कई दफा एग्जाम में देखा गया गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, और एक इसी का भाई पूछता है लेब्राडोर। देखिए गल्फ स्ट्रीम ग से गल्फ, ग से गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर आपका ठंडा जलधारा है, और ये दोनों ही जलधारा अटलांटिक महासागर का है, प्रशांत महासागर का नहीं है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इन्हीं दोनों जलधारा की जहां पर मिलन होती है वहां पे प्लैंकटन नामक जो है घास की उत्पत्ति होती है, और ये घास मछलियों को काफी पसंद होती है। यहाँ पे मछलियों जो है अपने चरौन करने के लिए आती है, और यहीं पे आपका डागर बैंक और ग्रैंड बैंक नामक क्षेत्र है जहाँ पे मछली उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति बनती है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कहाँ किया। स्वाभाविक सी बात है, ये दिल्ली के अंदर है। आप लोग देखे होंगे जो परेड व्यवस्था होती है, तो इसमें सारा चीज बताया जाता है दिल्ली के बारे में। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग में स्थित दोनों बगल के भूमि को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नाम दिया गया है, और इसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है कि राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है, तो बता देना है भैया कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान है, यहाँ पे आईपीएल की कई मैच हो रहे हैं, और आप लोग आईपीएल तो देख ही रहे होंगे, है ना। तो इसे अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है इनका नाम। हालांकि ये क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, लेकिन अभी भी ट्रेंड में रहेंगे, क्योंकि अरुण जेटली के साथ जो है बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इंडिया में। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। कमी से बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन बी1 के और भी रोग होते हैं, लेकिन जो आपकी एग्जाम में आती है, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन होती है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड होती है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है विटामिन बी12 में। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन ए होता है इसे रेटिनॉल कहते हैं। इसके कमी से सभी प्रकार की आंख की रोग होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके कमी से त्वचा की रोग और स्कर्वी रोग होती है, जिसमें मसूरों से खून आती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स नामक बीमारी होती है आपका किसके, विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी का अच्छा स्रोत जो है सनलाइट है, सूरज की प्रकाश है। इसके अलावा विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 148 जो है ये कैग से संबंधित है। वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। ठीक है, तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो देश के 14वें कैग है वर्तमान में। और संचित निधि से किए गए खर्च का हिसाब कौन रखता है, तो कैग रखता है। ये सार्वजनिक जो खर्च होते हैं संचित निधि से, इसका लेखा जोखा किसके पास होता है, तो कैग के पास होता है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा आर्टिकल इंक्लूड है, 148। ठीक है, इसके अलावा कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की महान्यवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू। भारत के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं आर्टिकल 280 के थ्रू। गवर्नर जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति जो है आपका कौन, प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पीएम होते हैं प्रधानमंत्री, इसकी भी नियुक्ति 75(1) के थ्रू राष्ट्रपति ही करते हैं।
तो ये सभी जो पोस्ट है, की पोस्ट, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या फिर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है भैया? आर वेंकट रमनी है। इसके अलावा महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं केंद्र स्तर पे। अगर यही बात राज्य स्तर पे लागू करवाया जाए तो महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य स्तर पे सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। भारत का तैरता हुआ झील कौन सा है? फ्लोटिंग लेक कौन सा है? तो ये आपका लेक लोकटक है। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, ये भारत का तैरता हुआ झील है, फ्लोटिंग झील है। इसके अलावा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा झील भैया चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है। सबसे पहले रामसर साइट में इंडिया में इसे ही चिन्हित किया गया था। वर्तमान में 75 रामसर साइट है इंडिया के अंदर, जिसमें तमिलनाडु का सर्वाधिक 14 साइट जो है रामसर साइट में शामिल है। रामसर नामक जो जगह है ये ईरान में है ना। इसके अलावा प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित हुआ है, और ये ताजे पानी का भी सबसे बड़ा झील है। यहाँ पे लिखा है मीठे पानी या ताजे पानी बराबर ही होता है। प्लेट टेक्टोनिक से बना है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित झील है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आपका झील है ये कैस्पियन सागर है, जो किस आकार की पानी, मतलब किस प्रकृति की पानी रखते हैं, तो खारे पानी का झील है। कैस्पियन सागर नाम है लेकिन झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील लेक सुपीरियर है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में प्लेट टेक्टोनिक से बना है आपका बुलर झील। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 में कहाँ पे होगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से अपने मन में रखेंगे कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा। इसके अलावा 22वीं राष्ट्रमंडल खेल थी, ये 2022 में होगा। 2026 में जो होगा ये 23वीं राष्ट्रमंडल खेल होगी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1923 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, लेकिन भारत जो है 1934 में भाग लेना स्टार्ट किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत 61 पदक प्राप्त करते हुए है ना चौथा स्थान हासिल किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 61 पदक में जो है 22 गोल्ड था, 16 रजत था और 23 आपका ब्रॉन्ज था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक ने ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ओपनिंग समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? इस बार के जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका 2022 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, उसमें ओपनिंग समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक निखत जरीन और शरद कमल थे। ठीक है, मस्कट जो है पेरी द बुल को निर्धारित किया गया था। मस्कट मतलब शुभंकर भैया, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2021-22 के लिए किसे हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो 21-22 अभी तो 23 आया नहीं, तो हरमनप्रीत सिंह को जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ? ओडिशा में। विजेता कौन रहा है भैया? जर्मनी रहा है। कौन रहा है? जर्मनी रहा है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता। और उप विजेता जो है बेल्जियम रहा है। कौन रहा है? उप विजेता रहा है। कौन रहा है? बेल्जियम रहा है उप विजेता हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, और विजेता रहा है आपका जर्मनी। हुआ कहाँ है? ओडिशा के कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन है भाई? सूरज कुमार यादव। SKY जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2022 के लिए T20 फॉर्मेट में। इसके अलावा जो आपका विजडन क्रिकेटर महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन घोषित किया गया है? तो विजडन की तरफ से जो किया गया है ये आपका हरमनप्रीत कौर को किया गया है। हरमनप्रीत कौर को किया गया। तो इस बार जो है 2 भारतीय इस लिस्ट में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, अब 21 का जमाना खत्म, तो 2022 भी आ गया। तो 2022 जो है ये बाबर आजम है। कौन है? बाबर आजम है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी बाबर आजम है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टोक्स है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मैक्रो जेंसन है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका है महिला में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन 2022 में जो है निक सीवर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23। सोडियम का जो सूत्र होता है Na होता है ना। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। इस प्रकार से आप लिखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, है ना। जो देखिए हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है परमाणु के द्रव्यमान पूछे गए कुछ तत्व के, तो आपको जो है शुरुआती के 10-12 तत्व के परमाणु द्रव्यमान भी लगभग याद रखना है। और ट्रिक भी है कि जैसे अगर किसी का परमाणु क्रमांक
क्रमांक 8 है तो वो 17-18 के करीब जो है उसका रहता है। तो अगर आप परमाणु क्रमांक भी जानते हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप इसे सेरेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है भैया? मोस्ले। प्राचीन वाले के कौन है? मेंडेलीव। शहनाई में कुल कितनी कितनी उंगली छिद्र होती है? ये आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो शहनाई में 7 गो छिद्र होता है इस प्रकार का, ठीक है, 7 गो इस प्रकार का जो है आपका छिद्र होता है शहनाई में। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था इंडिया के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? देखिए हुमायूं का मकबरा जो है उसके विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, ठीक है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, जो मुगल शहजादी हुआ करती थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए हैं। बीबी का मकबरा कहाँ है भाई? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखिए औरंगाबाद बिहार के अंदर भी है और महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो अगर औरंगाबाद लिखा है तो आगे महाराष्ट्र जरूर लिखा होगा, है ना। अगला जो प्रश्न हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता है सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र को पछाड़कर। महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी के विजेता रहे हैं, 41 टाइम, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो कि 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2014 में नोबेल पुरस्कार भी आया था भारत के लिए शांति के क्षेत्र में, है ना। तो ये आपका कौन जीते हैं? कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में शांति के क्षेत्र में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सेकेंड पर्सन बने, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है मदर टेरेसा थी, जो शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति की नोबेल पुरस्कार मिली थी। 2014 में भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। ये भारत सरकार की सर्वोच्च जो है सम्मान है। इसके अलावा ये प्रथम प्राप्त करता है एस राधाकृष्णन साहब, जो हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, और इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष टीचर्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न जो है एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 में मिला था। इसके अलावा 1999 में जो है पंडित रविशंकर को मिला, 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को मिला, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला, 2019 में भूपेन हजारिका को मिला। तो इतने कैरेक्टर हैं जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जीत चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम नायक अभिनेता कौन है? MG रामचंद्रन, जो साउथ के हैं। इसके अलावा वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भारत रत्न दिया गया था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको सभी पसंद करते हैं, विपक्षी भी पसंद करते हैं, बीजेपी वाले तो पसंद करते ही हैं। तो इनके जो भारत रत्न मिलने का उम्र मतलब क्या बोलते हैं ईस्वी है, तो उन्हें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 2015 में मिला था। अटल पेंशन योजना की जो उम्र है आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पाने वाला विदेशी प्रथम कौन है? नेल्सन मंडेला। प्रथम नहीं, नेल्सन मंडेला को बाद में मिला है। पहला जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला भी हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अफ्रीकन गांधी, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। रंगभेदी आंदोलन के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ा था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है ना, फ्रंटियर गांधी अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य ने भाग लिए थे? देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब होता होगा? 1885 में होता होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 1887 में। किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? थर्ड। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। कब? 1917 में, है ना। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम बार फूट कब पड़ी थी? 1907 में। कहां पर? सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। नरम दल और गरम दल में बंट गए थे। फिर कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों एक कब हो गए? लखनऊ अधिवेशन में। कहां पे? 1916 में। कांग्रेस के अधिवेशन से एक आपका लाहौर अधिवेशन आता है 1929 में। इसमें स्वराज की जो है मांग की गई थी, स्वराज की जो है मांग की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 1906 का एक कलकत्ता अधिवेशन है,
इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रयोग और मांग में फर्क है, तो दोनों बात स्पष्ट ध्यान रखेंगे। जो 1929 में हो रहा था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो ये जो लेटेस्ट बजट अभी चल रहा है इसमें आर्थिक वृद्धि दर 9.2% का अनुमान लगाया गया है। कुल 14 क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है 25,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी करने की लक्ष्य रखी गई है। इस बजट की बात हो रहा है, सार है बजट का। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत रेलगाड़ी का जो है निर्माण का लक्ष्य है। 400 वंदे भारत जो है रेलगाड़ी का निर्माण का लक्ष्य है। ठीक है, अगले कितने साल में? 3 साल में। अभी अभी जो राजस्थान में आपका वंदे भारत एक्सप्रेस चला है, ये अजमेर से दिल्ली कैंट तक जाएगी, अजमेर से दिल्ली कैंट तक जाएगी, और ये देश के 15वीं जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। सहकारी समिति की कुल आमदनी इतना मतलब यहाँ पे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है तो ब्याज दर 12% से घटाकर 60% कर दिया गया है। ये सहकारी समिति की बात है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% इस बजट में रखा गया है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख घरों को पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि ये होगा, ये आप भी जानते हैं। पीएम डिवाइन योजना क्या है? ये तो आप भी जानते हैं। पूर्वोत्तर के महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना। पीएम वानी योजना क्या है? वह फ्री वाईफाई मुहैया करना। पीएम मुद्रा योजना क्या है? लोन मुहैया कराना वित्तीय या सहकारी संस्था के माध्यम से। कितना? मैक्सिमम 10 लाख रुपया, है ना। पीएम सुरक्षा योजना क्या है? एक्सीडेंट होने पे 2 लाख रुपए की राशि मुहैया कराना। तो ये सभी जो कुछ पीएम के चुनिंदा योजना है। उज्ज्वला योजना आप कौन पूछता है? वो तो एलपीजी से बहुत दिन हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी अब नहीं पूछेगा, बहुत पुराना हो गया, है ना। इसके अलावा आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता कौन है? तो उपविजेता होस्ट कंट्री है। मैंने कल ही करंट स्पोर्ट्स से पूरा एक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भाई बंधु नहीं देखा है वो जरूर देख ले, जिनको एग्जाम देना है। ठीक है, जिनको एग्जाम देना है तो जरूर देख लीजिएगा। T20 महिला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है और यही उप विजेता रहा है, रनर अप रहा है। ठीक है, विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, छठा टाइटल है इसका, है ना। इसके अलावा जो आपका इसमें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है एस्ले गार्डनर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया की है ना। इसके अलावा विनियोग विधेयक किस सभा में पेश किया जाता है? विनियोग विधेयक हो या धन विधेयक हो, ये दोनों कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 116 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 114 संचित निधि से धन निकासी के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है। इस प्रकार की बातों को बताता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल 110 है। धन विधेयक पर फैसला किसका अंतिम होता है? स्पीकर का होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये अब जो है स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष बताने का काम करता है। विनियोग तथा वित्त विधेयक ये दोनों ही धन विधेयक के ही दो अपरूप हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। भारत में आर्टिकल 266 भारत के संचित निधि को मतलब जो है परिभाषित करती है, और इस संचित निधि से खर्चा के जिम्मेवारी या फिर इसका हिसाब किताब किसके पास होता है? कैग के पास होता है, जो अभी अभी मैंने बताया, जो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके अलावा उड़ीसा राज्य स्थित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंदगरहा है। ये हालांकि पूरी रूप से उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में जो सबसे स्थित है सबसे ऊंची चोटी, ये आपका देवमाली है। कौन सा है? देवमाली है। ठीक है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत है, देवमाली चोटी है। उड़ीसा में गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लें, अगर आपको यहाँ पे उड़ीसा राज्य स्थित यहाँ से मिटा दीजिएगा। ठीक है, खाली पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब जिंदगरहा होगा। ठीक है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी के पर्वत है, देवमाली चोटी है सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा में गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर है ना। उड़ीसा में और क्या है भाई, कलिंग तट कहते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे अब पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। उड़ीसा में यहाँ से प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है। ओडिसी नृत्य होती है, गोटीपुआ त्योहार होता है, घुमरा नृत्य होता है, छऊ नृत्य होता है, भित्ति चित्र कलात्मक चित्र है। इसके अलावा आपका उड़ीसा के अंदर धनु यात्रा होगा, धनु यात्रा त्योहार होगा।
उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ यात्रा त्योहार होगा, तो ये सभी उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर नौखाई त्योहार होगा, तो ये सभी उड़ीसा से संबंधित जो है आपका बात ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की लगभग लंबाई 1600 किलोमीटर है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु इन सभी राज्यों को किनारों को छूता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, ये भारत का हॉट स्पॉट है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक है, भाया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु को भी छूता है बाया तेलंगाना से और कर्नाटक से होकर, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है, गोवा वगैरह के तट को कोंकण तट कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के तट को मकरान तट कहते हैं। तो ये जो भी तट हैं आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा या पूर्वी घाटी तट को जो है या तो पूर्वी घाट तट कहते हैं या फिर कलिंग तट भी कहते हैं उड़ीसा के तट को, ठीक है, उत्कल तट भी कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो एल्युमिनियम हो या फिर लोहा हो या एल्युमिनियम हो, इन दोनों का उत्पादन उत्खनन वर्तमान समय में ओडिशा सबसे अधिक कर रहा है, तो ओडिशा आपको राइट आंसर कर लेना है। एल्युमिनियम का प्रमुख जो अयस्क होता है ये आपका कौन सा है? और जो होता है ये आपका बॉक्साइट होता है, ये भी ध्यान रखें, अयस्क से भी क्वेश्चन आ जाता है। लोहा का जो है हेमाटाइट होता है, सीडेराइट भी होता है आपका एक लोहा का, है ना, हेमाटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का है। अर्जेंटाइट जो है ये आपका चांदी का अयस्क है ना। मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। तो ये कुछ अयस्क है चुनिंदे तत्व के जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लोहा का सर्वाधिक उत्पादन भी उड़ीसा करता है। उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ी है वहां पे लोहा का आपका जो है उत्खनन होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे लोहा का सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में है ना, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। तांबा का उत्खनन वर्तमान समय में एमपी कर रही है, लेकिन तांबा का जो क्षेत्रीय इलाका है ये तांबा का खान है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। सोना का खान जो है आपका कोलार कर्नाटक में है, लेकिन सोना वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग या फिर इसे जो है खरीद बिक्री कह सकते हैं आप, इसका प्रयोग वर्तमान समय में बिहार राज्य में हो रहा है। ये आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन बात यही सत्य है। इसके अलावा हीरा जो है ये आपका पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है आपका नेपा नगर है, यहाँ पे आपका अखबारी कागज या प्रिंट के कागज की जो है उत्पादन होती है। इसके अलावा भारत में 2023 में कुछ हो गए कुछ होंगे ऐसे बैठक के बारे में। G20 की बैठक 2023 में भारत में होगी। इसका जो थीम रखा गया है, जो विषय रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम। तो इसे ध्यान रखेंगे, थीम इंपोर्टेंट रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगी, अभी हुई नहीं है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 2023 में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप जो आपका हो चुका है ये उड़ीसा में हो चुका है भारत के अंदर। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन 2023 की बैठक गोवा में होनी है ना। इसके अलावा ओलंपिक समिति की बैठक 2023 भारत के मुंबई में, ठीक है। तो ये सभी कुछ चुनिंदा चीज हैं जो भारत में होंगे, तो इन्हें आपको ध्यान रखेंगे। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में हो चुका भारत के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सा वाद्य यंत्र में दो बांसुरी एक साथ जुड़ा होता है जिसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भूभाग में प्रचलित है? इसे अलगोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलगोजा कहते हैं। गूगल पे मार के देख लीजिएगा, अलगोजा। दो बांसुरी एक के में कनेक्ट रहता है, ठीक है। बांसुरी, पुंगी, बीन, शहनाई, भुंगल सभी सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण है। कहने का मतलब जो हवा के फूंक से बजती है, ये सभी किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। जो ठोक के बजाया जाता है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे मजीरा, करताल, झैल। एगो झैल इस प्रकार से होते हैं, है ना। गांव घर में अष्टयाम होता है तो अपन जो है झैल बजाते हैं, है ना। तो मजीरा, करताल, झैल जो भी ठोक के बजाया जाता है इसे जो है घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जो फुकनी या मुंह से बजता है उसे हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना है। तत्व वाद्य यंत्र में तार के सहारे से कंपन पैदा करके बजाया जाता है, जैसे एक तारा, बीना, कमाइचा इत्यादि। आई होप ये तीनों प्रकार के वाद्य यंत्र आपको समझ में आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। आप अगर मोटे मोटे तौर पे जानते हैं कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में स्थापित किया? तो नागालैंड में। नागालैंड में भारत की पहला पेपरलेस विधानसभा का जो है आपका स्थापना हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। स्वच्छता रैंक में पहला फर्स्ट रैंक कौन है? इंदौर है। सेकंड रैंक पूछ दिया गया था ना जी CHSL में, तो सेकंड रैंक पे कौन है? तो बताइए आप। सेकंड रैंक पे है आपका सूरत है ना, सूरत ही है सेकेंड रैंक पे। और थर्ड रैंक पे न्यू बम्बे है, न्यू मुंबई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, सेकेंड रैंक पे न्यू मुंबई है शायद। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैसेज के थ्रू। सेकेंड रैंक पे न्यू मुंबई है, नहीं सेकेंड रैंक पे सूरत ही है, थर्ड पे नवी मुंबई है। ठीक है, पहला इंदौर है। भारत का पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम है। हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। और हर घर जल वाला पहला जिला आपका बुरहानपुर है। ठीक है, जो MP में है, इसके कुछ पार्ट महाराष्ट्र की सीमा को भी छूता है। जनगणना 2011 के अनुसार आपको इस एग्जाम के लिए 2 चीज लेके जाना है, एक तो लिंगानुपात और साक्षरता। लिंगानुपात और साक्षरता को अभी भी पुराना डाटा ही रीड करके जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा है वो रिलीज नहीं हुआ है, तो क्या जनगणना से क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो आएंगे ना। तो जो बेसिक चीज है आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे आपका जो दशकीय वृद्धि रहा था 16.64 रहा था, जिसे 17 यहाँ पे लिखा है। जनघनत्व तो आपका 382 रहा था प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात आपका 943 रहा था। साक्षरता दर ओवरऑल 74.04 थे NCERT के बुक में, ये 73 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो आपको 74 ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता 82 पॉइंट समथिंग है और महिला साक्षरता 64 पॉइंट समथिंग है। तो इतना जो कुछ बेसिक डाटा है जो आपको जरूर ध्यान रखना है जनगणना के रिगार्ड में। वैसे तो आप जानते हैं सबसे अधिक यूपी, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरला, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज है जो आपको लेके जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 2022 में कुल कितने सीट पे चुनाव हुआ था? तो देखिए, सबसे जो आपका लेटेस्ट में सत्ता पलट हुआ है मेन मतलब राज्य के अंदर, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीट पे चुनाव हुआ था। एक बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार भी पूछी जा सकती है। 40 सीट पे जो बढ़त है कांग्रेस को मिला था, 25 सीट पे बीजेपी को, और 3 सीट जो है अन्य जो आपके पार्टी होते हैं उनको मिला था हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके तहत ही मतलब सरकार किसकी बनी? कांग्रेस के। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह। ठीक है, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे अर्लेकर साहब, वो बदलकर बिहार के राज्यपाल हो गए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि को जो है रखी गई है अनुमान? तो 7% की वृद्धि जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमान लगाया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देश में नकारात्मक GDP वृद्धि कब हुई थी? तो जो कोरोना काल वाला वित्तीय वर्ष रहा था 2020-2021, यहाँ पे -6% जो है नकारात्मक GDP वृद्धि रही थी। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पे 1296 से 1316 ईस्वी तक किस शासक का शासन रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नाम से स्पष्ट है ये खिलजी वंश के मतलब शासक होंगे। दिल्ली सल्तनत की जो टोटल कार्यकाल रहा था ये 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। इस पे 5 वंशों ने शासन किया था। ये 5 वंश है, गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोदी है। इन पांचों के संस्थापक जरूर याद होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां और लोदी वंश बेलोल लोदी। तो ठीक है, तो ये तो ओवरऑल सदस्य मतलब संस्थापक के नाम और कब से कब तक चला। यहाँ पे पार्टिकुलर आपसे पूछ रहा है कि 1296 से 1316 तक किसकी शासन रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ सीखना है जो आपके एग्जाम में पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसाप था या अली गुरसाप था। सिकंदर ए सानी की उपाधि जो धारण किए थे, यानी स्वयं को सेकंड सिकंदर कहा करते थे, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए अपने मुख्य जो आपका मुख्य उसका जो रहता था मतलब काम करने वाला मलिक काफूर, तो उन्हें भेजा था दक्षिण विजय के लिए। मलिक काफूर जो है 1000 दिनारी
कहलाता है, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया, अभी बताया। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, सबके संस्थापक का नाम बताया। बाजार नियंत्रण प्रणाली का नाम जो है ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के लिए आता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थाई सेना रखने तथा उन्हें वेतन देने का प्रचलन जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे लाख बख्श कहा जाता है, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखा था, बाद में बनाने का काम उन्हीं का दामाद या फिर गुलाम कहिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। भुखमरी इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जो लेटेस्ट वाला हंगर इंडेक्स है इसमें भारत को 107वां स्थान मिला है, इससे पहले भारत 101वें स्थान पे थे। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो हंसने में है ये आपका 136वां है। भारतीयों को हंसने से 36 का आंकड़ा होता है, आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है कि क्या होता है भाई यूएनडीपी का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2022 के जारी किया गया मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जो मानव विकास सूचकांक है डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें यूएनडीपी वाला में तो 132वां स्थान मिला है। तो हंगर में कितना है भैया? 107वां। हैप्पीनेस में कितना? 136वां। डेवलपमेंट में कितना है? 132वां। भ्रष्टाचारी में कितना है? 85वां। साइबर सुरक्षा में कितना है? 10वां। तो ये सब कुछ इंडेक्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, आगामी एग्जाम के लिए। इसके अलावा बजट 2023-2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात करी गई है। ठीक है, बजट आर्टिकल 112 में वर्णित है, ये तो आप सभी जानते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था? तो षणमुखम शेट्टी ने किया था। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने वाले जॉन मथाई है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली मोरारजी देसाई हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। नवरोज त्योहार का शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बलबन को दिया जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के शासक हुए। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी के संचालन करता इल्तुतमिश है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने वाले भी इल्तुतमिश है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया नींव कौन रखा था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम नहर निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमाने पर नहर निर्माण कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक। आंसर बदल जाता है जीके के अंदर, है ना। इसके अलावा खराज, जकात, जजिया, खम्स, ये सभी जो है सल्तनत कालीन आपका जो है टैक्स था। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण जो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था आपका तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग कहाँ के शासक थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मंगोलियन शासक थे, बता देना। दीवान ए कोही की स्थापना कौन किए थे? भाई मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे पूछा जाता है कि ये जो दीवान ए कोही है ये किस विभाग से संबंधित है? तो बता देना भाई कृषि विभाग से। एक दीवान ए बंदगान है, क्या है? दीवान ए बंदगान। तो बंदगान से तो आप समझ गए होंगे ना बंदगान क्या होती है? तो ये दास के विभाग से संबंधित है। दास मतलब उस समय जो गुलाम के तौर पे रखे जाते थे उसे दास कहा जाता था। ठीक है, इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता एक किताब की रचना की जिसका नाम है रेहला। ये किस देश से आए थे? तो ये आपका मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान आपको रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करती है? तो ये आपका कैल्शियम मदद करती है। रक्त के थक्का जमने में विटामिन के भी मदद करती है। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त की थक्का नहीं जमता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका लोहा पाया जाता है। और एक इसी प्रकार से आपसे पूछता है कि जो क्लोरोफिल होता है जो आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में लीवर है। लीवर को केमिकल का फैक्ट्री भी कहा जाता है। लीवर में ही आपका ग्लाइकोजेन जो ग्लूकोज का अपरूप है, ये आपका ग्लाइकोजेन जो है जमा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन और प्रोटीन भी थोड़ी मात्रा में जमी होती है। कहाँ पे? लीवर के अंदर। इसके अलावा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा? भाई अग्नाशय। अग्नाशय से ही आपका जो है
है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है जो आपका मधुमेह, चिनिया बीमारी यानी शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है, शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन की खोजकर्ता बेंटिंग एवं बेस्टा है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है मानव शरीर की, ये पीयूष ग्रंथि है जो आपका मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बरिन रक्त के थक्का जमने में भी मदद करते हैं, विटामिन के भी करते हैं, कैल्शियम भी करते हैं। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे रक्त के थक्का ब्लड क्लोटिंग में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पे हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नाबार्ड क्या है? कृषि क्षेत्र में लोन मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केजी शाह जी हैं, ये आर चिंताला का स्थान लिए हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ में भी उलटफेर हुआ है, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत है जो रेड्डी साहब का स्थान लिए हैं, और नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं केजी शाह जी है जो आपका जो है चिंताला साहब का स्थान लिए हैं। सिडबी की स्थापना की बात करें तो ये आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे सिडबी की स्थापना हुआ। सिडबी का जो है लघु विकास बैंक वाला, तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, नवाबों के शहर में। आप मौज बनाइए, आप लखनऊ में हैं। इसके अलावा विजय कलेकर समिति जो है ये आपके जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से सिर्फ विजय कलेकर समिति नहीं शामिल है, जीएसटी से संबंधित और भी समितियां हैं, लेकिन जीएसटी से संबंधित ये समितियां भी हैं विजय कलेकर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश के संस्थापक मोहम्मद यूनिस है। अब ये मैं क्यों रखा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया, एक बार जीडी में भी पूछ लिया गया, और आपका जो है जीडी के बाद जो एक एग्जाम आया था, कौन सा आया था? सीआरपीएफ एचसीएम का आया था ना, हाँ, तो इसमें भी पूछ लिया गया, क्योंकि ये यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस, ये अपने आप में काफी बड़े हस्ती है। तो ये जो है बांग्लादेश के अंदर माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण बैंक संस्थापकों का रोल अदा किया है, तो इसीलिए इन्हें पूछा गया। और आप तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है कितने मधुर है, तो यहाँ जो भी होगा बांग्लादेश के अंदर तो यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बदल गए हैं भैया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चप्पू नाम है कुछ राष्ट्रपति का, इस प्रकार का नाम है जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मजाक मजाक में 2 नंबर मिल सकता है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है? सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है, जो पढ़ाते हैं, मतलब कोच खिलाड़ी को सिखाते हैं, है ना, कोच आप समझते हैं ना, तो उन्हीं को दिया जाता है। तो इसमें जो है 7.5 लाख रुपए की रकम दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है ना, एक प्रतिमा दिया जाता है कांस्य का। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। यह सिर्फ खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। जो लेटेस्ट वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है ये आपका नवजोत सिंह तेजा को एरोनडॉजी में मिला है, मोहम्मद अली को मुक्केबाजी में मिला है, श्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग में मिला है, सुजीत मान को कुश्ती में मिला है। इसके अलावा आपसे एसएससी ने क्वेश्चन कर लिया था सीएचएसएल में कि रोहित शर्मा के भूतपूर्व किस क्रिकेट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो ये है श्री दिनेश जवाहरलाल लाड। इसे जो है आपको, ये रोहित शर्मा को कभी कोचिंग दिया करते थे, वर्तमान में तो रोहित शर्मा को जो है आपका राहुल द्रविड़ जी कोच दे रहे हैं, क्योंकि मेन कोच इंडिया का राहुल द्रविड़ है ना, तो ये कभी हुआ करते थे, तो इनको भी मिला है। बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के अंदर मिला है, श्रीराज सिंह कुश्ती के अंदर मिला है। अब ऐसे वो कैसे आपको देखना है एग्जाम के लिहाज से, तो किसको किस सेक्टर में मिला है ये पूछा जाता है, ठीक है। फुटबॉल में किसे मिला? तो बिमल प्रफुल्ल घोष। और एक बात और एग्जाम में एक और है कि देखिएगा कि एकलौता कौन सा है। देखिए फुटबॉल कहीं और है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपको फुटबॉल, कुश्ती 2 जगह है, श्रीराज सिंह और श्री सुजीत मान, तो कुश्ती की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको खुद अंदाजा आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भूभाग पे निवास करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए ओवरऑल आप कह देते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में है, इसके तहत जो है हमें मीडिया वगैरह के अधिकार मिल जाता है, लेकिन 19 के भी कई पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत के किसी भी भूभाग पे आप निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये आपका जो है कहाँ से अधिकार प्राप्त है? तो देखिए 19 का 1 का जो ए है, इसके तहत आप बोल सकते हैं,
है ना। बाक माने होता है बोलना, और अभिव्यक्ति अपना कोई भी मतलब तथ्य रखना, कोई भी विचार विमर्श रखना, है ना। तो इसकी आर्टिकल 19(1) के थ्रू आपको जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार जो है 19(1)(b) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति का निर्माण करना 19(1)(c) में है। इसी प्रकार से भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जो है आप संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये 19(1)(d) में है। ऐसा नहीं कि मैं बिहार से हूं तो मैं पंजाब नहीं जा सकता हूं, मुझे जो है 19(1)(d) के थ्रू अधिकार है। भारत के किसी भाग में निवास करने का जो अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 19(1)(e) है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर 19(1)(e) हो गया। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे विस्तृत सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। भारत में जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी का क्षेत्र है ये आपका राखी गढ़ी है, जो आपका हरियाणा के अंदर है। वैसे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो आपका स्थल है ये मोहनजोदारो है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदारो को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सबसे बड़े स्थल मोहनजोदारो है, जो पाकिस्तान के अंदर है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, जो गुजरात के अंदर है। पहला सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? सिंधु घाटियन यानी हड़प्पन। तो ये आपका राखी गढ़ी हो गया, जो इस प्रश्न के शुरुआत में दर्शाया गया था। राखी गढ़ी हरियाणा में है और धोलावीरा गुजरात के अंदर है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिणी छोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये आपका दायमाबाद है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी छोर जो है आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो आपका यूपी के अंदर है। सबसे पश्चिमी छोर जो है सुरकोतदा है, सुरकोतदा है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है ना। सबसे दक्षिणी देख लिए। सबसे उत्तरी छोर जो है ये मांडा है, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये सिंधु घाटी के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी छोर हो गए। दायमाबाद आपसे पार्टिकुलर पूछा गया था कि दायमाबाद कहाँ पे है और नागांव कहाँ पे है। नागांव भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ जो है जगह है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। पतन नगर, लोथल, है ना, और सुरकोतदा। जो पतन नगर थे, पतन मतलब जो है आपका डिमोशन यहाँ पे नहीं है, पतन मतलब यहाँ पे बंदरगाह से है। जो लोथल गुजरात में था और सुरकोतदा पाकिस्तान में था उस समय। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी आप जानते हैं। लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, अपठनीय था, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सोना, तांबा इत्यादि से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी का प्रमुख जो मतलब व्यवसाय था ये कृषि था, पशुपालन था, और व्यापार भी कर लेते थे। ठीक है, व्यापार भी करते थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आपका। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में इंग्लिश भाषा के लिए किसे दिया गया है? देखिए, इंग्लिश भाषा के लिए अनुराधा राय को और हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को। ये दोनों BVI कर लीजिएगा MTS के लिहाज से। साहित्य अकादमी पुरस्कार की काफी अपने आप में वैल्यू है। असमिया में मनोज कुमार गोस्वामी को मिला है, कोंकणी में माया को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिए जाते हैं, जो 22 तो संविधान में अटैच है और एक राजस्थानी और एक इंग्लिश। इस प्रकार से आपका 24 भाषा हो जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। पुरस्कार में जो है 1,83,000 ताम्रपत्र व शॉल दिया जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यह कौन से नियम का सिद्धांत है? देखिए, प्रत्यास्था से जो संबंधित हमारा सिद्धांत है, जैसे स्प्रिंग वगैरह आपने देखा होगा, तो ये इस पे जो है हुक का नियम अप्लाई होता है। तो आप प्रत्यास्था सबसे हुक का नियम जो है लगा देना एग्जाम के अंदर। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका कूलाम का नियम बताता है। इसके अलावा तरल पर बाहर से कुछ दाब लगाया जाए तब तरल के सभी दिशाओं में दाब संचरित होने लगता है, यह पास्कल का नियम बताता है। और यही पास्कल के नियम पे जो है
हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये सब जो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब आपका काम करता है पास्कल के नियम पे। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम है, और इसी नियम के आधार पे आपका रॉकेट का संचालन होता है। रॉकेट का संचालन जो होता है इसमें कारगर सिद्ध होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। इसके अलावा जो क्रायोजोनिक इंजन का नाम आपने सुना होगा, क्रायोजोनिक इंजन, ये आपका रॉकेट के संचालन में प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी होता है निम्न तापकी। निम्न तापकी का मतलब निम्न माने कम, ताप तो समझते हैं आप, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो बिंदु है ये है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, उसी प्रकार से जल में अगर इसी ऊर्जा पे जहां जहां ऊर्जा लिखा है वहां वहां आप जल लिख दे तो जल संरक्षण का नियम हो जाएगा। पास्कल के सिद्धांत पे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट इत्यादि काम करता है, ये चीज बता चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैथोलिक समाज के पोप का जो है 31 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। तो पोप बेनेडिक्ट और एक्स का मतलब 10 VI 16, 16वें का जो है निधन हुआ है। चूंकि पोप से भी SSC में क्वेश्चन आ चुका है तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन अवधि 1211 से 1236 रहा था? तो इल्तुतमिश। अभी आपने किसका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखा, अब इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था 1211 से 1236। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम व दामाद थे। तुर्कान ने चिहलगानी का गठन किया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? इंडिया के बारे में अब यहाँ पे सीट उल्टा हो गया है, कुछ होगा अंडमान निकोबार से रिलेटेड, तो इसका फैक्ट है बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैरन द्वीप कहाँ है, शहीद द्वीप कहाँ है, स्वराज द्वीप कहाँ है, या प्राचीन काल में इसे पूछा जाता था हेवलॉक द्वीप कहाँ है ना, क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। डिएगो गार्सिया द्वीप भी है जो हिंद महासागर में स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है। मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है। ग्रांड एवं डागर बैंक अटलांटिक महासागर में है, जो भी मैंने बताया था कि ये क्यों है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों जलधारा, गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो प्लैंकटन नामक जो है घास की उपज होती है, और यही प्लैंकटन नामक घास जो मछलियों का चारा होता है इसे खाने आता है, और यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया था? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए शब्द है अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। तो ये तीनों शब्द आपको जोड़े गए थे। इसके अलावा कुछ रहेगा तो आपका वो होगा कि नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 प्रकार के जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को जो है किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही लाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। अल नीनो और ला नीनो किस महासागर में आती है? प्रशांत महासागर में आती है। अभी अभी इसकी बात कर ही लिया था। ठीक है, इसके अलावा जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एक ईस्वी क्या थी? 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी रॉलेट एक्ट में कहीं ना कहीं इसी, ये मेन कारण रॉलेट एक्ट ही है, क्योंकि इसी के जो मतलब रॉलेट एक्ट क्या था कि ये बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था, क्योंकि इसके कारण कोई भी शक के दायरे में आए व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर दो, फिर पूछताछ रिमांड पे लो। तो ऐसी स्थिति में कुछ भारत के चुनिंदा नेता वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू वगैरह को। तो इसी गिरफ्तारी को लेकर जो है शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा बुलाया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को। और ये बात हमारे घर के वेदी लंका डायर कोई विभीषण ने ही जो है कान फूका डायर का, और डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जो नरसंहार इतिहास में जो है एक काला दिन बन के रह गया भारतीय इतिहास में, जो आज भी हम रूह कांप जाती है। अब आज भी आप जालियांवाला बाग में जाएंगे तो गोली का निशान जो दीवार पे है आज भी है। ठीक है, इस जांच के लिए जो कमेटी का गठन हुआ था इसे हंटर कमेटी कहते हैं। हंटर आयोग एक अलग चीज है जो 1882 में शिक्षा से संबंधित भी था। तो हंटर कमेटी और हंटर आयोग में थोड़ा सा ये रखें, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा,
सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार में जो है नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। इसके अलावा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है अब, है ना। ये सिख धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है तो बताइएगा भाई सिख धर्म से संबंधित है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को, है ना, 15 जनवरी को सेना दिवस और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, अब 15 मार्च वाला जो है इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो इस प्रकार से कुछ आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने का जो है इंपोर्टेंट डे आपको याद रखना है, क्योंकि आप मई में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किससे संबंधित है? भैया सितार से संबंधित है। सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो बताना। सितार चूंकि तार से कंपन से बजती है तो बताइएगा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, ये सभी सितार से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अंबिका प्रसाद, अल्लाह खां, ये सभी तबला से संबंधित है। तबला वादन से संबंधित कौन सा घराना है भाई? तो बनारस घराना है। कौन सा घराना है? बनारस घराना है। कथक नृत्य से संबंधित कौन सा घराना है? लखनऊ घराना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित कौन सा घराना है? किराना घराना है। तो ये कुछ घराना से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अंबिका प्रसाद तो जान दीजिए ये जाकिर हुसैन है, इस बार के टॉप पे रहेंगे, क्योंकि इसको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। इस बार पद्म विभूषण 6 आदमी में एक जाकिर हुसैन का भी नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमजद अली खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी जो है आपके सरोद से संबंधित है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये संतूर से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1998 में जो है 1999 में, माफ कीजिएगा, भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए शोषण के विरुद्ध कुल जो है 2 अनुच्छेद है। कौन कौन से हैं? 23 और 24। 23 में क्या है? बलात् श्रम पे रोक, और 24 में क्या है? बाल श्रम पे निषेध। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता या फिर बंधुआ मजदूरी से छुटकारा 23 पे है, और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। 3 धार्मिक अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27 और हाँ 27, 3 ही है, ठीक है। 25, 26, 27 है, 28 माफ कीजिएगा 28 भी है, ठीक है। 4 धार्मिक अनुच्छेद है, 25, 26, 27, 28 4 है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, और इक्वलिटी का 14 से लेकर 18 है, तो इसमें काउंट कर लीजिएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि समानता संबंधित कितने आर्टिकल हैं, तो 5 हो जाएगा, 14 से 18, ठीक है। जिसमें 14 समता का अधिकार, 15 लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, 16 अवसरों की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 20 सदा आदि के मामले में छूट, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 बता ही दिए, 25, 26, 27, 28 धार्मिक, 29, 30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार के मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल आपके पॉकेट में होना चाहिए। भारत का अंतिम स्थल 2021 में जो यूनेस्को में शामिल किया गया, ये धौलावीरा था, 40वां। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के 40वें साइट कौन है जो अंतिम यूनेस्को में शामिल है, तो धौलावीरा। 2021 में 2 साइट को शामिल किया गया था, एक तो धौलावीरा को और एक रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है, ये 39वें साइट के रूप में यूनेस्को में शामिल हुआ और 40वां धौलावीरा शामिल हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारा है, 18 जनवरी 2023 को शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने बॉल में दोहरा शतक बनाया? तो 149 बॉल में। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक कौन बनाए हैं? ईशान किशन। कितने बॉल में? 126 बॉल में। तो क्रिकेट से ये चुनिंदा प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ शुभमन गिल के बारे में क्या है, ये सबसे कम उम्र के दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इनके आजकल शादी की भी बात चल रही है, आप लोग तो देखे ही होंगे, व्हाट्सएप वगैरह तो चलाते ही हैं। सबसे दोहरा शतक बनाने वाले में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो आपका जो है शुभमन गिल है। सबसे कम बॉल पे 126 में कौन है? ईशान किशन है। सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है, ठीक है, 264 रन, ये तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा पलासी का युद्ध कब हुआ था भैया? 1757 में। पलासी का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पलासी का जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, और इधर कौन थे? बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है। इसके अलावा विजय किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। इसके अलावा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की साहब का जो है जीत हुआ था। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? 1192 में। सेम कास्ट थे, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ही हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसके अलावा एक आपका और आता है
पानीपत की 3 लड़ाई और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। 1556 में 26 में होना चाहिए पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में अकबर और हेमू के बीच दूसरी पानीपत की लड़ाई, और 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये तीनों युद्ध भी आपको ध्यान रखना है। एक बक्सर का युद्ध भी ध्यान रखना है, 1764 में हुआ था। इससे पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो बताइएगा आप। हेक्टर मुनरो थे, और इधर से अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के बीच। इधर से तीन त्रिगुट सेना, और इधर से फिर हेक्टर मुनरो। फिर भी हेक्टर मुनरो की ही विजय हुई थी इस युद्ध में। इलाहाबाद की इस युद्ध के उपरांत जो है इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया था। इसी के तहत अंग्रेजों को बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के थ्रू होता है? आर्टिकल 280 के थ्रू। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्च जो है आर्टिकल 112 में है। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो 5 वर्षों के लिए होता है। जो अभी 15वीं वित्त आयोग चल रही है, इसके अध्यक्ष आपका NK सिंह है, और इसका जो मतलब रहेगा ये 2025-2026 वित्तीय वर्ष तक के लिए जो है आपका रहेगा 15वीं वित्त आयोग। उसके बाद 1 अप्रैल से जो है 16वीं वित्त आयोग चलेगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, ये आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के भंग करना आर्टिकल 85 में है। सिर्फ भंग ही नहीं करता है, विषम परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 में है। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति 76 में है। अभी क्यों कौन है भारत का महान्यायवादी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श अनुच्छेद 143 से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब हुई थी? 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड। कहाँ के रहने वाले थे? साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है, इसके अलावा हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो शब्द जहां भी जुड़ा होगा ये आपका किसी न किसी रूप में हृदय से जुड़ा होता है। मानव हृदय कितने चेंबर वाली होती है? 4 चेंबर वाली होती है। 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं आपके मानव हृदय में। ठीक है, मानव हो गया यानी स्तनधारी हो गया, और पक्षी, ये स्तनधारी और पक्षी समुदाय में 4 चेंबर होती है। एम्बीफिया में, एम्बीफिया जो आपका उभयचर होता है, एम्बीफिया और रेप्टेलिया, रेप्टेलिया मतलब रेंग के चलने वाला, इनमें आपका 3 हृदय चेंबर वाला हृदय पाया जाता है। लेकिन अपवाद है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टेलिया होते हुए भी 4 चेंबर हृदय पाई जाती है रेप्टेलिया के अंदर। ठीक है, सामान्यतः हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, बच्चे में ये ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कोप 28 की बैठक 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? देखिए, कोप 27 आपका मिस्र में हुआ है, कोप 28 आपका संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, कोप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाला जो बैठक होता है ना। पहला बैठक 1995 में बर्लिन में हुआ था। कोप 27 मिस्र में हुआ था। कोप 26 ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो ये कोप 28 रहेगा करंट सेक्शन से क्वेश्चन। जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल समेत शिखर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। तो ये झारखंड में है। झारखंड में आपकी पारसनाथ की पहाड़ी में ही स्थित है ये तीर्थ स्थल समेत शिखर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर जो है प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, महात्मा बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश देने का काम किए थे। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, है ना? 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कांग्रेस के 1907 की बैठक की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी थी, 1916 में एक हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस के 1917 की बैठक की अध्यक्षता एनी बेसेंट किए थे, और प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी कांग्रेस की। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू जो है बनी थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। कांग्रेस की स्थापना 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्षता संभाले थे, और किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1924 बेलगांव अधिवेशन में। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज की मांग किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, इसरो द्वारा मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? जो 2000 के नोट पे आप इसका चित्र देख सकते हैं, तो ये 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह असफल रहा था। इसरो की स्थापना 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में जो चीफ है सोमनाथ साहब है। इसके अलावा इसरो का
महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगी जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष समीर बी कामत है। ये इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगला प्रश्न है, राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 165 के थ्रू करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी केंद्र में, और अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल एडवोकेट जनरल राज्य में। दोनों का समान काम है, विधिक न्याय देता है, और राज्य स्तर पे जो है महाधिवक्ता होता है और केंद्र स्तर पे महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 178 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। 280 वित्त आयोग, 112 बजट, 72 राष्ट्रपति का क्षमादान और 161 राज्यपाल का क्षमादान से संबंधित है। तो जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो भी चैनल पेज पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लीजिएगा। शैवाल अलगी किस समूह की वनस्पति है? तो ये थाइलोफाइटा है। थाइलोफाइटा सजीव जगत के सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, थाइलोफाइटा में आपका शैवाल आ जाता है, काफी हद तक जीवाणु भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थाइलोफाइटा इस समूह में संवहन उत्तक का अभाव होता है। संवहन उत्तक मतलब जाइलम फाइलम का अभाव होता है। जाइलम जो होता है ना, जाइलम, और एक होता है आपका फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम जो है इसमें नहीं पाया जाता है। जहाँ पे जाइलम जो है जल पहुंचाने का काम करता है पौधों में, और फ्लोयम जो है फूड पहुंचाने का काम करता है। तो इन दोनों का ही अभाव होता है आपको थाइलोफाइटा समूह में। ठीक है, इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होते हैं, सभी एक ही में होते हैं। आप शैवाल को देखेंगे, जो हैंड पाइप होता है गाँव घर में या फिर तालाब होता है, तो वहाँ पे जो काई लग जाता है, ये शैवाल का ही अपरूप है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। इस समूह में शैवाल, कवक, जीवाणु ये सब आ जाते हैं आपको थाइलोफाइटा में। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि शैवाल वगैरह जो है, नीलहरी शैवाल किस समूह में आते हैं? तो थाइलोफाइटा में। इस समूह के पौधों में पुष्प तथा बीज भी नहीं होता, इसीलिए इसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ठीक है, जो ऐसे पौधा जिसमें माफ कीजिएगा, बीज और पुष्प नहीं होता है, उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। आपने क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स का नाम सुना होगा ना। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी 2020 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। डिकेड मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के लिए जो है 2000 मतलब 20वीं सदी के क्रिकेटर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को घोषित किया गया। सीधे सीधे समझिए। ठीक है, आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन विराट कोहली ने ही बनाया है। सर्वाधिक विकेट डेवन ब्रावो ने लगाया है। सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं। सर्वाधिक लंबी पारी 175 रन का क्रिस गेल ने खेला है। सबसे अधिक अर्धशतक डेविड वार्नर ने लगाया है। सबसे अधिक चौका शिखर धवन ने लगाया है। तो ये सब आईपीएल के कुछ मोटे मोटे रिकॉर्ड है जो आपको ध्यान होना चाहिए स्टैटिक्स फॉर्म में। पखीरा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। इसी क्रम में एक आता है जवारा। जवारा लोक नृत्य जो है एमपी से संबंधित है, जो आपके सीएचएसएल में पूछा गया था। एमपी के बुंदेलखंड के इलाके में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है जवारा। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का और भी है, कर्मा है, कर्मा भी छत्तीसगढ़ का है। सुआ नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी भी है। छत्तीसगढ़ में आप छऊ को भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम प्रियोरिटी पे। छऊ जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बृहद पैमाने पे किए जाते हैं। कजरी उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रकार का लोक नृत्य है, तो इसे भी ध्यान रखें। रासलीला भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तुलुब राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तुलुब राजवंश की राजधानी विजयनगर थी। तुलुब वंश के संस्थापक 1505 में वीर नरसिंह ने किया था। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक थे। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कृष्णदेव राय पूछ देता है, फिर पूछता है कि किस वंश से संबंधित है। ठीक है, अनमुक्त मल्याद नामक पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल को भी नवरत्न कहा जाता है। तो इन चारों से शासकों से क्वेश्चन आता है कि इसके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्ता ने 1336 ईस्वी में किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, संगम वंश के तहत 4 वंश ने राज किया। ये कौन कौन से हैं? सालुब, तुलुब, अराबिडो। देखिए, माफ कीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के तहत 4 वंश ने शासन किए, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडो। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि विजयनगर पे कितने वंश ने शासन किए? तो 4। और दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश ने शासन किए? तो 5। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। त्रिगुटीय युद्ध जो हुआ था उसमें कितने वंश शामिल थे? तो 3। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध में, है ना, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, है ना। इसके अलावा चंद्र चक्रवात में केंद्र का दाब कैसा होता है? तो निम्न। अप्रति चक्रवात में केंद्र का दाब कैसा होता है? तो उच्च। तो ये दोनों बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में विपरीत चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में सीधे चलती है। प्रति चक्रवात इसका उल्टा कर देंगे, उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चलेगा। टर्नेडो जो है, हरिकेन जो है, टाइफून जो है, ये सभी चक्रवात के उदाहरण है जो अलग अलग स्थान पे आते हैं, इसका स्थानीय नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सर्वाधिक कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या तो आपका सिक्किम के है,
लेकिन दूसरा सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल है, यानी जो भी अच्छाइयां हैं केरल के अंदर है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे कम वन हरियाणा में है। सबसे अधिक जो है गरीबी बिहार में है। सबसे कम साक्षरता भी बिहार में है, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार में है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ष चालू की गई? तो 1 जनवरी 2023 को एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 केजी अनाज प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ये चीज जो है कोरोना काल में चलाया गया था, लेकिन इसे बीच में बंद करने की लक्ष्य रखी गई थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। 2022 दिसंबर तक था, लेकिन इसे बढ़ा के 1 जनवरी 2023 से पुनः जो है चालू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? इसका नाम दिया गया है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है। इसके पीछे आप प्रधानमंत्री शब्द जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उसके उचित काल क्रमानुसार सजाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसी के विफलता से भारत छोड़ो आंदोलन इंडिया में हुआ था 1942 में ही, महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें आपका 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस प्रकार से जो है स्टॉफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे आपका किसका? कैबिनेट मिशन में। साइमन कमीशन की गठन जो है 1927 में हुआ था। भारत आया था 1928 में। इसे गोरा का कमीशन कहा गया था। और साथ ही साथ लाला लाजपत राय जो है इन्हीं के लाठी प्रहार में, इन्हीं को विरोध करते हुए लाठी प्रहार में नरसिंहार का शिकार बन गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसके अलावा जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव इंडिया में मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही कराया गया था। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड योजना कब लाया था? गया था तो 1919 में लाया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। आगा खां और समीउल्लाह खां के द्वारा हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में गरम दल और नरम दल में बट गए थे। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बता ही दिया, 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता पे पूछा जाता है कि भाई किस चीज के कारण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ? तो क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण। चौरा चौरी हत्याकांड इंपोर्टेंट रहता है, 1922 में हुआ था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, जो 1920 में चलाया गया था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 1925 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख जो है इसमें भाग लिए थे, काकोरी ट्रेन एक्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किसी पिंड की चाल को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुना हो जाएगा। संवेग बराबर वेग तथा द्रव्यमान का गुणनफल होता है, भी गुने मास होता है, ठीक है। मास द्रव्यमान मास, ठीक है, और वेग वेलोसिटी, सही है ना। तो संवेग जो होता है भी गुने एम होता है, मास गुने द्रव्यमान होता है। तो ये दुगुना करेंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। किसी पिंड की गति को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। तो अगर आपने भी को दुगुना कर दिया तो 2v का स्क्वायर कर दिया तो 4v² हो जाएगा। तो 1/2 mv² तो रहेगा, 4 एक्स्ट्रा आ गया गुना में, तो चौगुना हो जाता है। इसके अलावा संवेग सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए राशि 2 प्रकार के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अदिश राशि जिसमें परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा नहीं होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष में के कौन से मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है? जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में सुमन कुमार बेरी है, तो इसके किस मंत्री के जो है समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 को हुआ था। ये किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की गठन कब हुई थी? 1950 में हुई थी, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघटिया। और प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और जो सीईओ है वो कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में सीईओ है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। नीति आयोग का क्या काम है? राज्य को कल्याणकारी राह पे ले जाना या फिर उनके हित के लिए काम करना। साथ ही साथ नीति आयोग किस प्रकार का संस्था है? तो सलाहकारी संस्था है या असंवैधानिक संस्था है? इस प्रकार से आपको जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के थ्रू होता है? देखिए केंद्र में वित्त आयोग का गठन 280, राज्य में वित्त आयोग का गठन 243 के ए से होता है, ठीक है। केंद्र में वित्त आयोग का गठन कितने से होता है? 280 से होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो वित्त आयोग का गठन है किसके द्वारा किया जाता है केंद्र स्तर पे, तो आपका जो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 1+4 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग कौन सी चल रही है, 15वीं चल रही है। कब तक चलेगी, 2025-2026 वित्तीय वर्ष तक, यानी 31 मार्च 2026 तक चलेगी। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा समिति है भाई, सरकारिया समिति। गठन कब हुआ था, 1983 में, है ना। इसके अलावा पूंछी आयोग भी केंद्र राज्य से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। क्वाड में देश में आप समझ ही रहे हैं कौन कौन से हैं, भारत है, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का संगठन को क्वाड नाम दिया गया है। इसका जो बैठक हुआ था लेटेस्ट वाला 2022 के अंदर, ये टोक्यो जापान में हुआ था। करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक द रेवोल्यूशनरी के लेखक कौन है, तो द रेवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, ठीक है। बंदी जीवन के लेखक भी सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। संवाद कौमुदी काफी बार पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय का पुस्तक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मदद से 1829 में अंत करने का जो है मतलब अहम रोल निभाए थे आपका कौन, राजा राम मोहन राय। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है आनंद मठ भी है, जहां से आपका वंदे मातरम जो है गीत लिया गया है। नेशन पुस्तक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इतना बात जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग के तहत गठन किया गया था, तो हिल्टन यंग आयोग के तहत जो है आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, या फिर इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में होता है। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। इनके प्रमुख कार्यों में करेंसी नोटों का निर्गमन है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना है, साख सृजन करना है, साख सृजन करना है, ये भी आरबीआई का प्रमुख कार्य है। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें हैं। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अनुसार नोट छापने का काम करता है। भारतीय गवर्नर प्रथम जो बने थे ये सीडी देशमुख बने थे, और प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो उस वर्ण सीमित हो जाएगा जो अंग्रेज थे, ठीक है। इनके और कामों में क्या है, बैंक दर जारी करना है, व्यावसायिक बैंकों को लोन देना है। आरबीआई का प्रमुख कार्य इस प्रकार का है। आरबीआई में जितने भी नोट छपते हैं, 1 रुपये की नोट को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं। 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता सबसे अधिक बार किस देश को मिला है, तो अस्थायी सदस्यता के रूप में सबसे अधिक बार जापान को चिन्हित किया गया है। 12 बार जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है घोषित किए गए हैं। क्या अभी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट है, तो नहीं है, क्योंकि इसकी टेन्यूर खत्म हो गया 2022 में 31 दिसंबर को, ठीक है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। और जो अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये 5 हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। तो ये तो पांचों तो कभी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि अस्थायी है। जब तक किसी विशेष प्रयोजन नहीं होता तब तक ये हटेगा नहीं, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को चिन्हित 5 अस्थायी सदस्य देश। यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा कि भैया 1 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस देश को जो है नॉमिनेट नहीं किया गया या नहीं चुना गया है, तो उसमें से 4 इसमें से रहेगा और 1 कोई अन्य रहेगा। तो ये पांचों देश देख लीजिए कौन कौन से जो है इस बार के लिए चुना गया है। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। इसका कार्यकाल 25 तक रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2020 नहीं 2022 कर लीजिए। तो ये उज्जैन स्थित महाकालेश्वर कॉरिडोर जो एमपी में है, और ये एमपी का पहला कॉरिडोर भी होगा। तो इसका जो है अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के पंचकुला में। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो लेटेस्ट 2023 तक चला था, ये आपका एमपी में हुआ था। एमपी में जो हुआ था यहाँ पे विजेता महाराष्ट्र रहा था, क्योंकि सबसे अधिक 161 पदक महाराष्ट्र को मिला था, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पे लिखा भी है, मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा, है ना। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, 2018 में नई दिल्ली के अंदर हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में, FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो ये कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, एन नीला, ये सभी बांसुरी के प्रमुख वादक थे। पंडित रविशंकर सिदार से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, जो अभी अभी जिक्र हो ही गया है। इसके अलावा असद अली खान जो बीना से संबंधित है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि खान से संबंधित मिलता जुलता बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन असद अली खान जो है ये बीना बजाते थे। ठीक है। एक प्रश्न आपसे ये पूछा हुआ प्रश्न है कि हवा से निर्मित सूक्ष्म बालू के टीले को क्या कहा जाता है? तो टिब्बा कहा जाता है। क्या? टिब्बा कहा जाता है या फिर बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है ना। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पे 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर वाला आप ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ है, इसका थीम जरूर याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बन जाएंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों प्रकार के जो लेडीज वाला फॉर्म है, इंटरनेशनल स्तर पे 8 मार्च, राष्ट्रीय स्तर पे 13 फरवरी और 24 जनवरी को बालिका दिवस, तो ये तीनों ही आपको याद होना चाहिए। 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची शामिल है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है। तो ये दोनों भाग ध्यान रखेंगे। तमिल में नव वर्ष जो मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कल ही बताया था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नव वर्ष के समय पे उसका नाम दिया जाता है। जैसे तमिल में जो यानी तमिलनाडु में जो मनाया जाता है नव वर्ष, उसे पोतांदु कहा जाता है। केरल में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसे विशु कहा जाता है। बिहार वगैरह में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसे जुड़ शीतल कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसे नाम ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में जो नव वर्ष मनाया जाता है इसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। अरुंधति राय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखिका है ना। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ा था? अभी अभी बताया, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। पलासी का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। डीआरडीओ की स्थापना बता ही दिया था। रिजर्व बैंक की स्थापना अभी अभी बात हो ही गई, 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हिल्टन यंग आयोग के थ्रू जो है इसका स्थापना किया गया था। प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अंतिम ऋणदाता बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक दर जारी करना, नोट छापना, साख सृजन करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, ये सभी आरबीआई के प्रमुख कर्तव्यों में से हैं। किस राज्य को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था? कलिंग जो है उड़ीसा को कहा जाता था पहले। आपको कलिंग युद्ध याद होगा, 261 बीसी में अशोक के साथ हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है ना। खारवेल से पूछा जाता है कि ये किस धर्म को मानने वाले थे? तो बता देना जैन धर्म को मानते थे खारवेल। ठीक है। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक के साथ 261 बीसी में लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, देवमाली की चोटी, गोटी पुआ, नौखाई त्योहार, धनु यात्रा त्योहार, जगन्नाथ यात्रा त्योहार, गहिरमाथा कछुआ आवारण, नंदन कानन बल, है ना। उसके बाद आपका चिल्का झील, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में आपका सेबी की स्थापना हुई थी, है ना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच बनी थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। सिडबी की स्थापना 1990 में होती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। ये सभी कुछ चुनिंदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में होती है। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 1921 में होता है। ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ संस्था है ना। इसके बाद जो अभी बात मैंने कर ही लिया, खेलो इंडिया यूथ गेम के जो विजेता घोषित किए गए हैं 2023 वाला, यानी 5वां, ये कौन है? तो महाराष्ट्र है। कितने पदक जीते? तो 161 पदक जीते। दूसरा स्थान किसे मिला? हरियाणा को मिला। और तीसरा स्थान किसे मिला है? एमपी को मिला है। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक कौन जीता था? सबसे अधिक पदक जीता था महाराष्ट्र, लेकिन ये विजेता नहीं था, रनर अप थे। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक गोल्ड जीतने का काम जो है सर्विसेज टीम किए थे, इसीलिए इसे विजेता घोषित किए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल आपका गुजरात में हुआ था। इसमें 36 खेल शामिल थे। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेल इसी साल होगा जो गोवा में होगा। यूएस ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो कॉर्लेस अल्कारेज पुरुष में, और महिला में एगा स्वीटेक है जो आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। यूएस ओपन और आपका ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 और यूएस ओपन 2022। और ये क्यों ऐसा होता है ये मैं कल ही बता दिया था, क्योंकि वर्ष के तिमाही में आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है फर्स्ट तिमाही में, दूसरा में होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा में होता है विंबलडन और चौथा में होता है अमेरिका ओपन। तो आपको पास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर याद रखना है, तो अमेरिका ओपन आ जाएगा और इस साल वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन आ जाएगा। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा चीन के साथ और तीसरी सर्वाधिक लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर, पीओके वाला जो इलाका है वहां पे लगता है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा रेखा जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, तो पाक जलडमरू मध्य है, राम सेतु है, पाक जलडमरू मध्य है, एडम ब्रिज है, इसे ही कहा जाता है ना। तो ये मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु के पूर्व में रामेश्वरम द्वीप है, वहां से आगे। इसके अलावा हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो 343 के तहत बनाया गया। 343 में हिंदी देश का राजभाषा होगा और लिपि जो है देवनागरी होगा। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। संघ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हाल में ही डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण जो है ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। देखिए उड़ीसा में चांदीपुर भी है, बालासोर भी है ना, ये सभी जो है उड़ीसा के अंदर स्थित जगह का नाम है ना। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। वर्तमान में जो है समीर बी कामत अध्यक्ष है, बता ही दिए थे। नीति आयोग न्यू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप प्रायोरिटी पे कौन से राज्य को रखा है, तो कर्नाटक को रखा है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 15 में हुआ था, ये बता ही दिए। योजना आयोग के जगह पे आया था, गैर संवैधानिक संस्था है। अरविंद पनघरिया प्रथम उपाध्यक्ष, सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ, वर्तमान में सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष है और बीवीआर सुब्रमण्यम जो है सीईओ है। यह योजना आयोग का स्थान लिया है। इसका काम है राज्यों को कल्याणकारी मार्ग पे लाना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के उपविजेता कौन है, विजेता बना है मुंबई इंडियंस और उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल है। ये फर्स्ट एडिशन था, टाटा के पास इसका स्पॉन्सरशिप था। जिस प्रकार से आईपीएल का होता है इसी प्रकार से डब्ल्यूपीएल का टोटल मैच कहां कराया गया, मुंबई के 2 स्टेडियम में कराया गया, ब्रबरॉन स्टेडियम और आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम में। ठीक है, इसमें कितने टीम शामिल थे, तो 5 टीम शामिल थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, हैली मैथ्यूज एमआई के। सर्वाधिक रन कौन बनाया, मेन लैंगिंग है ना। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट कौन लिए, हैली मैथ्यूज। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है डब्ल्यूपीएल से, है ना। इसके अलावा संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया, तो संविधान के जो भाग 15 है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक निकाय है। जिस प्रकार से योजना आयोग या फिर नीति आयोग या फिर जो आपका योजना आयोग, नीति आयोग जो असंवैधानिक निकाय के थ्रू आ जाता है, इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसमें अभी आपने आर्टिकल देखा 324। जब आर्टिकल है तो संवैधानिक हो गया, क्योंकि इसका जिक्र है संविधान के अंदर, राइट। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की होती है। जैसे कोई 62 वर्ष में लिया तो 3 साल ही रह सकता है अधिकतम, ठीक है। नहीं तो अगर 61 वर्ष 60 वर्ष 59 में होता तो 6 वर्ष पूरा टेन्यूर पूरा करता, लेकिन अगर 62 वर्ष में आया तो 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन 62 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा है। तो दोनों बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उसके अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पादपों में जो पौधा जगत होता है उसमें राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में, हरित लवक हिंदी में, तो इसमें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होती है, यानी सूर्य की प्रकाश बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सेल वाल। ये सिर्फ पादप कोशिका की विशेषता है। पेड़ पौधों में हरित लवक के अलावा ल्यूकोप्लास्ट तथा बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। पौधों के रंगीन भाग जैसे फूल, बीज इत्यादि में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जो रंगीन भाग होते हैं ना, उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है।
और एग्जाम में बच्चे गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जानते हैं, हरित लवक को जानते हैं, है ना, और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को जानते ही नहीं है। तो जो रंगीन भागों के लिए उत्तरदायी है ये क्रोमोप्लास्ट है, और जो पौधों में जड़ होता है या फिर जो रंगहीन भाग होते हैं जिसमें रंग नहीं होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट से संबंधित होते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट रंगीन भागों के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट बिना रंग वाला भाग के लिए, जैसे तना हो गया, जो भूमिगत जड़ के नीचे जो जड़ का सिर वगैरह जाता है, इसमें रंग थोड़ी होता है। तो ये आपका कौन से प्लास्ट में आ जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पुस्तक 49 डेज के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम का एक और पुस्तक है जो पूछा जाता है, पिंजर, है ना, डेथ ऑफ अ सिटी, कागज पे कैनवास, ये भी अमृता प्रीतम के जो है अमूल्य कृति है, यानी लेखिका है इनके, ठीक है। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र लिखे हैं। पंचतंत्र क्या है? एक दंत कथा है। गीतांजलि, गार्डनर, गोरा, पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसमें गीतांजलि के लिए 1913 में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। एटर्नल इंडिया, शाश्वत भारत के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। शाहनेमा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। बाबरनेमा के लेखक कौन है? बाबर हैं। जंगलनामा के लेखक कौन है? जंगलनामा, जंगलनामा का लेखक अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत जो है ये जंगलनामा के लेखक हैं। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? आपका अबुल फजल हैं, है ना, अबुल फजल, आईने अकबरी कहते हैं इसे ही, या फिर अकबरनामा कहते हैं। जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष है, माफ कीजिएगा, कांत नहीं है, अमिताभ घोष हैं, है ना, थोड़ा सुधार कर लिया, है ना। अगला प्रश्न हमारा, नीरू स्वामी पिल्लई संगीत के किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो नीरू स्वामी पिल्लई जो है नादस्वरम से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 ही 3 कैरेक्टर है जिसमें नीरू स्वामी पिल्लई को पूछा जाता है, ठीक है। नादस्वरम के अन्य कलाकार राजा रतन पिल्लई है, यानी पिल्लई बंधु जो है ये आपका नादस्वरम प्ले करते थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां वगैरह तो समझ ही गए। इसके अलावा इसी क्रम में एक और आ जाता है, जुबीन मेहता सिम्फनी प्ले करते हैं, ये भी गिने चुने जो है प्लेयर हैं, तो इसे भी ध्यान रखें, जुबीन मेहता को, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हाल में ही प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक जो है ये आपका सलमान रश्दी है, इसे भी ध्यान रखें। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता जो पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम है द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा, और इसका लेखक कौन है? सेहान करुणा तिलका। कौन है? सेहान करुणा तिलका, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपका श्रीलंकन राइटर है, सेहान करुणा तिलका। करुणा तिलका से आपने लगा लिया होगा कि ये श्रीलंका का होगा, नाम ही ऐसा है खतरनाक। तो ये 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, माफ कीजिएगा, सिर्फ बुकर पुरस्कार जीते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2022 में गीतांजलि श्री को मिला है, रेत की समाधि पुस्तक के लिए। देखिए, बुकर कैडर में 2 पुरस्कार है, एक तो खाली बुकर पुरस्कार और एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो पुस्तकों को अनुवाद के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किए थे टॉम्ब ऑफ साइंड, तो इसके लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर मिला है द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा को, सेहान करुणा तिलका को। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं, ठीक है। इसके अलावा इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक भी शशि थरूर भी है। तो पंडित एंड पंडितरी के लेखक भी शशि थरूर है। शशि थरूर एक नेता है भारत के। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक श्रीधर आर कौशिक है। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक VVS लक्ष्मण है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की किताब है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बिलीव पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। डिफिकल्टी ये पुस्तक आया था ना, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर इनके लेखक हैं, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के किस पुस्तक हैं, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकियों के लिए पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड राज्य को। इस साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इस साल जो हम गणतंत्र दिवस मनाए हैं, कौन सा गणतंत्र दिवस है? 74वां गणतंत्र दिवस है। इस 74वें गणतंत्र दिवस में जो चीफ गेस्ट थे ये कौन थे? ये मैं आपको लोगों को बता रखा हूँ, मिस्र के राष्ट्रपति थे, सीसी अल सीसी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के झांकियों में प्रथम स्थान उत्तराखंड, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मंत्रालय एवं विभागों के श्रेणी में जनजातीय मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। और जनजातीय मामले के जो मंत्री हैं वर्तमान में ये कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला जो हमारा बिंदु है ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 महिला में कौन है? नेट स्कीवर, कल ही बताया था ना, इसका नाम स्कीवर इस प्रकार से लिखता है भैया, लेकिन ये सीवर ही पढ़ना पड़ता है ना, सी साइलेंट है इसमें, तो इसके स्कीवर नहीं सीवर पढ़िएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 महिला जो है तालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 महिला में कौन है? रेणुका सिंह भारत, और पुरुष में कौन है? मैक्रो जॉनसन।
इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? यही तो बोल रहा हूँ, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मैक्रो जैनसन साउथ अफ्रीका, जो अभी एसआरएच में खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, है ना। 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए आपका सूर्य कुमार यादव स्काई, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टॉक, है ना। वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्रालय कौन है? आपका मिल गया यहाँ पे अर्जुन मुंडा है। और इस बार का जो आपका चीफ गेस्ट आया था गणतंत्र दिवस पे, ये अब्दुल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, बता ही दिए है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये रिवीजन का क्लास है जिसमें सीट उल्टा पुल्टा है, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये बात मेंड नहीं कीजिएगा। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एमएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है एमएसएफ का पूर्ण रूप है बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में कई ऐसे शब्द है जो आपके एग्जाम में आ जाता है, जैसे सीआरआर आ जाते हैं, तो कैश रिजर्व रेशियो है, आरबीआई से जुड़ा हुआ शब्द है, एसडीएफ आ जाता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो जाता है, ठीक है। एसएलआर आ जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है, नेफ्ट आ जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है, ये पैसा ट्रांसफर करने का एक मोड है, मीडियम है। आरटीजीएस भी आपका पैसा ट्रांसफर करने का ही मीडियम है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका जो है हो जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली पुरुषों के आगामी 16वें विश्व हॉकी कप आयोजन कहाँ होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 2000 अभी आपने 23 में देखा, ये हॉकी का टूर्नामेंट कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। विजेता रहा कौन? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। तो जो उपविजेता रहा वहीं पे अगला सीजन होगा, ठीक है। हॉकी 2023 की मेजबानी भारत किया था, कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर हुआ था। फीफा 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, महिला वाला। महिला फीफा 2023 कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा। दोस्तों, स्पोर्ट पे मैंने कल पूरा वीडियो बना दिया है, जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा, काम आएगी, 2 नंबर मिलेगी, ठीक है। T20 महिला क्रिकेट 2024 कहाँ पे होगा? बांग्लादेश के अंदर होगा। T20 महिला क्रिकेट 2023 तथा T20 अंडर 19 महिला क्रिकेट 2023 दोनों का आयोजन कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, जहां मेन वाला कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। और जो अंडर 90 वाला है, ये प्रथम बार कौन जीता है? इंडिया ने जीता है। ये प्रथम बार ही कराया गया और प्रथम बार में ही सुपरा साफ कर दिया इंडियन, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग चीज है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो कांग्रेस की स्थापना 1985, सोशलिस्ट पार्टी वाला का स्थापना 1934। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, की स्थापना जो है 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यानी हसरा की स्थापना 1928 में हुआ था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 ने 1924 कर लेना, ये 1924 में एचआरए का हुआ है और हसरा का हुआ है 1928 नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ है। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में आया था। प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। तीनों कहाँ पे हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया है? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर का जो फिफ्थ जनरेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो है ट्रांजिस्टर उपयोग नहीं हुआ है ना, लेकिन जो जिसपे टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है वो क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के पिता सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर को कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत में सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली संस्था सीडेक पुणे है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर तो स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। प्रथम बार गांधी जी के जन्मदिन के अवसर से मोदी सरकार द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगा। 19 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति खाली कहेगा तो आपका 86 में होता है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो है प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता विक्टर एक्सलेसन है। ठीक है। महिला एकल में विजेता अमाने यामागुची है, अकाने यामागुची। किसका? मलेशिया ओपन 2023 महिला यामागुची, और पुरुष कौन है? विक्टर एक्सलेसन। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है ना। ओपन वाला देखिए बैडमिंटन भी होता है, टेनिस भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इंडिया ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन है? कुबलांतु बिस्सिन थाईलैंड है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया ओपन 2030 बैडमिंटन महिला एकल के विजेता कौन है? आन से यंग है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। सिंगापुर ओपन 2022 महिला में PV सिंधु है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया ओपन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अब इंडिया से नाम से स्पष्ट है, तो इंडिया में ही होगा ना। यूनेस्को में शामिल भारत के प्रथम हड़प्पा कालीन साइट कौन सा है? तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन साइट जो अंतिम साइट भी है भारत में, धौलावीरा, ये 40वें साइट है, अंतिम साइट है। और हड़प्पा काल से संबंधित साइट जो प्रथम है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर स्थित है। धौलावीरा में ही आपको जो है क्रीड़ा ग्राउंड यानी प्ले ग्राउंड मिला है, जो हड़प्पा कालीन स्थल में प्रथम बार ऐसा चीज मिला है शोध से, मतलब खुदाई से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। धौलावीरा वर्तमान में भारत के अंतिम यूनेस्को में शामिल साइट है, जिसके क्रमांक 40वें हैं, ये बता ही दिया है ना। इसके अलावा विश्व में कुल कितने प्राकृतिक हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो 36 हैं, है ना। भारत के हॉटस्पॉट कौन है भाई? पश्चिमी घाट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें टॉप पे पश्चिमी घाट रहता है। पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 4 जो है हॉटस्पॉट है भारत के पास, टोटल 36 हॉटस्पॉट में। ठीक है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई बार बार मैं बता रहा हूँ 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट में जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, और नीलगिरी पहाड़ी में ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, जो आपका केरल में है, ये भी नीलगिरी मतलब पश्चिमी घाट श्रेणी का ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन पूर्णतः भारतीय नहीं है, क्योंकि इसका कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान अधिकार में भी है। इसीलिए भारत का ओवरऑल सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है, जो आपके सिक्किम में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और विश्व में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण से रोकथाम हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। पर प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है किस इकाई में मापते हैं? तो डाबसन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत की हानि किससे हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है, CFC से हो रही है। अगर ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा तो फिर क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन को ही आप आंसर करके आना है। ओजोन की ऑक्सीजन की 3 अणु होते हैं ओजोन में, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसे ध्यान रखें। ओजोन गैस जो है चांदी के चमक को कम कर देता है ना। इसके अलावा किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्णों का अधिकार है? देखिए 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, तो उनको अधिकार है। जैसे मदरसा वगैरह जो चलाया जा रहा है, तो किस आर्टिकल के फैसिलिटी से? तो आर्टिकल 30 के फैसिलिटी से। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता के संबंधित अधिकार है, इक्वलिटी का राइट है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला जो प्रश्न है, शायद इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न हो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आज एक अच्छी रिवीजन आपको करवा रहा हूं, है ना। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो नेट सिविर इंग्लैंड, ये बात तो हो ही गई है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन रखा हूं कि जो हरमनप्रीत कौर है, ये आप गलती मत कर देना एग्जाम में। हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, न कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं ये लास्ट वाला सीट रख लिया हूं। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।